तो ये स्थिति थी कि वो 1 लाख से 2 लाख से 2.5 लाख से हो रहे थे। अभी वो दावे करते करते उन्हीं के कैंप से आ रही है कि 5,000 जीत जाए, 10,000 जीत जाएंगे हम सीटें। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव, मैनपुरी चुनाव बिल्कुल कांटे टक्कर का होगा, बराबर में चुनाव होकर आ गया है। दिन भले ही कम हो जाए, लेकिन जिस तरह से है, देखिए पिछली बार 2019 में बहुजन समाज पार्टी भी साथ थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी को मिला नहीं था। इसके बावजूद भी वहां से मुलायम सिंह यादव अच्छे मतों से जीते थे। मुझे जहां तक लगता है कि परसेंटेज भले ही कम हो, जीत का अंतर भले ही कम हो, लेकिन वहां के लोग नेताजी के प्रति सिंपैथी दिखाने के लिए और ये समझ लें उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए डिम्पल को जिताएंगे। बसपा का जो वोटर है वो इस बार जब उसको कोई नेतृत्व के द्वारा कहीं कोई मैसेज दिया ही नहीं गया है, लेकिन इतना संकेत जरूर साफ साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा। अभिषेक जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो जो अभी जैसा कि अजय जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी को उनकी एक सिंपैथी वोट उनको मिलेगा। हाँ, एक चीज मुझे लगता है कि मार्जिन कम नहीं होगा। शिकायतें तो वहाँ हुई, जो लोग वहाँ मौजूद थे मतदान के दिन, तो वहाँ मैं नहीं था, लेकिन जो लोग मौजूद थे उन सबका ये कहना था कि वहाँ वोट डालने में वो फ्री माहौल नहीं था जैसा पहले हुआ करता। अब आप 19 जाइए, मायावती के समर्थन से अगर कुछ भी वोट नहीं मिला, कुछ तो वोट ट्रांसफर हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी जिसके वोट ट्रांसफर होते हैं बाई एनी मीन्स। तो वो 19 में जो वोट ट्रांसफर हुआ था, इस बार कोई अपील बसपा ने नहीं करी, कोई अपील कांग्रेस ने नहीं करी, और अपोजिशन में अखिलेश अकेले लड़ रहे थे। सपोर्ट उनको जो मिला वो बाहर की पार्टियों से मिला, जो बिहार में जिनका जनाधार है। तो जो माहौल है वो बहुत टाइट है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, उस लड़ाई की जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ जोर आजमाइश की है। लेकिन अब समय है नतीजों का, उन 3 सीटों का जो एक तरीके से साख का सवाल दोनों पार्टियों के लिए इस समय बन चुका है। इसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं, खतौली और रामपुर, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जिस सीट की हो रही है वो है मैनपुरी की लोकसभा सीट, जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई और उस पर दावा ठोका है उनकी ही बहू डिम्पल यादव ने। तो वहीं दूसरी तरफ रघुराज शाह के यहाँ पर पूरे तरीके से बीजेपी के इस नैया को पार लगाने में लगे हैं। लेकिन नतीजे क्या होंगे? क्या वाकई में जिस तरीके की लड़ाई का दावा किया गया, जिस तरीके के आरोप समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए, उसका असर इन नतीजों पर कितना दिखेगा? और क्या डिम्पल यादव अपनी सीट समाजवादी खाते में बचा पाएंगी या नहीं? इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जो अपनी राय रखेगा और हमें बताएगा कि आखिर समीकरण आखिरी समय तक क्या बनते दिखाई दिए मैनपुरी की सीट पे, और अब नतीजा किसके पाले में जाने की उम्मीद नजर आती है। चलिए शुरुआत करेंगे, पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार है, लगातार राजनीतिक मुद्दों पर बोलते रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रमोद गोस्वामी जी, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे के सबसे बड़े चेहरे हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी भी हैं, लगातार हर पार्टी पर उनकी नजर रही है और हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहे हैं। और हमारे साथ अशोक जी भी हैं, अशोक राजपूत जी, इनसे भी बातचीत होगी और जानेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखें तो क्या नैया पार हो पाएगी। चलिए शुरुआत करें, समय जाया नहीं करेंगे। सर, आज शुरुआत आपसे। मैनपुरी की सीट साख का सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, मुख्यमंत्री भी प्रचार कर रहे थे अखिलेश यादव, और चाचा शिवपाल का जो मेल हो गया, जो कोई सोच नहीं पा रहा था, सब कुछ हो गया। नतीजों में क्या होने वाला है? देखिए, मैनपुरी की सीट जीत हार कुछ भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक फायदा रहा कि शिवपाल जो इतने नाराज थे या थे, पारिवारिक मित्रता आई है, ये बहुत बड़ी बात। और जहां तक ये समाजवादी पार्टी की पुश्तैनी सीट रही है, हार जीत का मार्जिन भले ही कम हो जाए, लेकिन जिस तरह से है, देखिए पिछली बार 2019 में बहुजन समाज पार्टी भी साथ थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी को मिला नहीं था। इसके बावजूद भी वहां से मुलायम सिंह यादव अच्छे मतों से जीते थे। मुझे जहां तक लगता है कि परसेंटेज भले ही कम हो, जीत का अंतर भले ही कम हो, लेकिन वहां के लोग नेताजी के प्रति सिंपैथी दिखाने के लिए और ये समझ लें उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए डिम्पल को जिताएंगे अवश्य। ऐसा मेरी मार्जिन का फर्क हो सकता है, लेकिन जीत का फर्क हो सकता है, लेकिन नेताजी की स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने की तो वोट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अवश्य देंगे।
श्रद्धांजलि मिलेगी कहना है अजय जी का। अशोक सर ये बताइए, मार्जिन की सर बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है और वो ये कह रही है कि जो वोट बसपा का पिछली बार साथ होकर के उससे नहीं मिला था वो इस बार बीजेपी का है। तो जो 20% 19% दलित वोट है वो आपको कहां दिख रहा है इस चुनाव में? देखिए, बसपा का जो वोटर है वो इस बार जब उसको कोई नेतृत्व के द्वारा कहीं कोई मैसेज दिया ही नहीं गया है, लेकिन इतना संकेत जरूर साफ साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा, क्योंकि अंत में उस सीट पर कभी वोट पड़ने की स्थिति नहीं आती थी। ये एक तरफा एक इनका किला था, उस किले पर कोई दूसरे को हस्तक्षेप नहीं था। हम भी लंबे समय से चुनाव देखते रहे, 30-32 साल से चुनाव देख रहे हैं। उस इलाके के चुनाव का नजरिया दूसरा होता था। ये जो लोग हैं ये अलायंस करके तो वोट डालने किसी के साथ चले जाते थे, अदरवाइज नहीं पड़ता था। लेकिन बीजेपी कह रही है कि लगातार वहां पे वोट प्रतिशत गिरा है, मार्जिन कम हुआ है, 94,000 में नेताजी जीते थे। इस बार उनको उम्मीद है कि ये समीकरण से वो ये सीट निकाल लेंगे और उपचुनाव में तो वोट भी कम पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है। लग रहा था पहले चुनाव से पहले तो ये स्थिति थी कि वो 1 लाख से 2 लाख से 2.5 लाख से, और अभी वो दावे करते करते उन्हीं के कैंप से आ रही है कि 5,000 जीत जाए, 10,000 जीत जाएंगे हम सीटें। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव, मैनपुरी चुनाव बिल्कुल कांटे टक्कर का होगा, बराबर में चुनाव होकर आ गया है। अब जीत हार वोट मतदाताओं ने क्या किया है मतदाता जाने, लेकिन क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उनके एमएलए, बीजेपी के एमएलए, सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए पहले ये नहीं था होता था। और जो परिवार की बात आई है कि शिवपाल जी और वो घर में अवसरवाद की स्थिति है, वही शिवपाल जी को उन्हीं अखिलेश जी ने अपने चाचा को बेइज्जत किया है, उनकी तख्ती उखाड़ी गई है। अब ये तो अवसरवादिता, यही बीजेपी ने पूरी तरह से उस अवसरवादी को पूरे चुनाव के अंदर डाला है। जी, अवसरवादिता दिख रही है कहना है सर का। हमारे साथ प्रमोद जी से के पास आ रहा हूं। सर, आपका आकलन पिछली बार भी यही था जब हम लोग दलितों को लेकर के चर्चा कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि ये बीजेपी में जाएगा, लेकिन अभी की अगर स्थिति देखें, आपको लगता है कि मार्जिन की लड़ाई की बात हो रही थी, ये मार्जिन देखना होगा, अब तो कांटे की टक्कर पे आ गया, ये यहां तक चला कैसे गया चुनाव? नहीं, देखिए अभिषेक जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो जो अभी जैसा कि अजय जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी को उनकी एक सिंपैथी वोट उनको मिलेगा। हाँ, एक चीज मुझे लगता है कि मार्जिन कम नहीं होगा। अच्छा, आपको लगता है मार्जिन कम नहीं होगा? हाँ, चुनाव दिलचस्प जरूर है, चूंकि मुलायम सिंह जी के शिवपाल के शिष्य ही मुकाबिल हैं, एक बात। दूसरी एक बात सबसे बड़ी ये है कि वहां लगभग 4-4.25 लाख के वोट यादव है, लगभग 2.5-3 लाख के लगभग शाह के वोट है। तो शाह के वोट जो मुलायम सिंह जी को या समाजवादी पार्टी को मिलता रहा था, वो निश्चित रूप से वो जरूर घटेगा। ये बात भी सच है कि दलित वोट बैंक जो 19 के चुनाव में मुलायम सिंह जी को, हालांकि मायावती ने एक ही रैली की थी जिसमें मुलायम सिंह और मायावती एक साथ मंच पर थी, बावजूद उसके दलित वोटों की जो नाराजगी थी वो नहीं मिली। वो उसका कारण शायद मायावती के आने का नहीं, वहाँ यादवों की तो कोई संदेश मायावती ने दिया नहीं वोट को लेकर। संदेश ना भी दें तो भी वहाँ जो यादव वर्सेस जो होता है उसका एक इम्पैक्ट रहता है, जो मेरी वहां तक की जो थोड़ी जानकारी है उस लिहाज से दलित वोट उनसे मायावती के कहने के बावजूद भी कुछ % हो जाता, लेकिन दलितों में नाराजगी वहां रहती है। तो ये वहां जीत, तो उसमें डिम्पल की जीत में तो कहीं कोई शक शुबा है ही नहीं इसमें कहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये देखना होगा कि मुलायम सिंह जी जो लगभग 95,000 वोटों से जीते थे, वरना 3 लाख वोटों से जीते थे, उनका मार्जिन घटता चला आ रहा था। अब की वो मार्जिन जो घटता चला आ रहा था वो शायद सिंपैथी वोट में शायद वो बैलेंस कर ले, मेरा ये आकलन है। उससे जीत का अंतर जो है वो शायद घटेगा नहीं, शायद थोड़ा बहुत बढ़ जाए, शायद बढ़ जाए। प्रमोद जी का मानना है। विजय सर, ये बताइए, जिस तरीके की बातें हम लोग लगातार पहले भी कर रहे थे, इस चुनाव में एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया। मतदान के पहले 7 दिन से ही लगातार खबरें आने लगी, मतदान वाले दिन भी सबूत। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जो सचेतक हैं वो ये बात दिखा रहे हैं, ये प्रूफ दिखा रहे हैं कि रामपुर में क्या हुआ, मैनपुरी में क्या हुआ। आपको क्या लग रहा है, वाकई में जमीन पे ये सब चीजें हुई हैं या इस कदर हुई हैं? और अगर ये चुनाव में अगर इतना ये महत्वपूर्ण था तो ये साख का सवाल कहाँ रह गया? दरअसल सहानुभूति का सवाल है, साख का सवाल नहीं है, सहानुभूति का सवाल है। नेताजी की सीट है और एक सिंपैथी है, लेकिन ये बड़ा रोचक है माफ करिएगा, ये बहुत रोचक है कि मुलायम सिंह जी की विरासत पर अखिलेश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी उतना ही क्लेम किया है। पिछले 5 साल उन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया था, हर त्योहार पे, हर राष्ट्रीय पर्व पे
मुख्यमंत्री स्वयं नेताजी के पास जाया करते थे। और जब वो बीमार होते थे तो कोई न कोई केंद्रीय मंत्री जिम्मेदारी दी जाती थी, प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदारी देते थे। 2019 में खुद प्रधानमंत्री के दोबारा जीतने और प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी नेताजी ने की थी, मुलायम सिंह जी ने की थी। और उनके निधन के बाद जिस तरह से श्रद्धांजलि देने की बात आई, तो उसमें भी बीजेपी ने पूरी सदा सहता और बढ़ चढ़ कर एक जैसे उनकी पार्टी का कोई मुखिया या पार्टी का कोई इंपॉर्टेंट लीडर उसका निधन हुआ, उस तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो जो उनका विरासत है, और क्लेम भी किया, मुख्यमंत्री के भाषण वहां सुनिए, उन्होंने कहा उनके आशीर्वाद से हम आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा जीते थे, मैनपुरी भी जीतेंगे। वो आशीर्वाद उन्हीं की सीट पे मिलता हुआ आपको दिख रहा है क्या? देखिए, अब इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि बाई इलेक्शन रूलिंग पार्टी का होता है। रूलिंग पार्टी एक एक बूथ पे वोट कैलकुलेट कर लेती है कि हम कितना वोट हमें मिल रहा है, कितना वोट विपक्षी के पास जा रहा है। उसमें बहुत सीधा सा एक गणित यही होता है, विपक्ष के वोट अगर रुक जाए किसी भी तरीके से, चाहे न्यूसेंस क्रिएट करा के या दबाव बना के, तो उसको रोक दो। प्रधानों तक को फोन गए, लोकल लोगों ने जो शिकायतें की हैं, इस तरह की जो चीजें हुई हैं, अध्यक्ष अखिलेश ने जो शिकायतें की हैं, वो बेजा तो नहीं है, एकदम से मैंने निराधार शिकायतें हैं। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को चिल्ला रही है। तो शिकायतें तो वहां हुई, जो लोग वहां मौजूद थे, मतदान के दिन तो वहां मैं नहीं था, लेकिन जो लोग मौजूद थे उन सबका ये कहना था कि वहां वोट डालने में वो फ्री माहौल नहीं था जैसा पहले हुआ करता। अब आप 19 जाइए, मायावती के समर्थन से अगर कुछ भी वोट नहीं मिला, कुछ तो वोट ट्रांसफर हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी जिसके वोट ट्रांसफर होते हैं बाई एनी मीन्स। तो वो 19 में जो वोट ट्रांसफर हुआ था, इस बार कोई अपील बसपा ने नहीं करी, कोई अपील कांग्रेस ने नहीं करी, और अपोजिशन में अखिलेश अकेले लड़ रहे थे। सपोर्ट उनको जो मिला वो बाहर की पार्टियों से मिला, जो बिहार में जिनका जनाधार है। तो जो माहौल है वो बहुत टाइट है। ये कहना वोटिंग के बाद दावे से कह देना कि सिक्का इधर ही गिरेगा, ऊंट इस करवट बैठेगा, और आप मानते हैं कि टाइट मामला अभी भी लग रहा है। अजय सर, ये बताइए, आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि बीजेपी ने इतनी तल्लीनता से, इतनी मतलब पूरी जान लगा दी इस ताकत में, ऐसा क्यों? 1.5 साल की तो अभी सीट बचनी है, 24 में तो फिर लड़ाई है। ये क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, क्या रणनीति क्या थी बीजेपी? देखिए, बीजेपी एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती। उनका मैनेजमेंट, हर तरह के उनके मैनेजमेंट्स जो है, मैनेजर्स शुरू से ही राय देना शुरू कर देते हैं कि यहाँ किस किस पॉइंट पर आप कमजोर, चाहे उनके पन्ना प्रमुख हों, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, यहाँ तक कि पेड लोग भी उनके मैनेज करते हैं, और मैनेज करने में माहिर है बीजेपी के लोग। तो मैनेज किया है उन्होंने, कितना आएगा ये है। लेकिन ये शिकायत जरूर आई है मतदान के दिन कि बहुत उनके साथ मतदाताओं के साथ देख करके भेदभाव करके लाठियां बरसाई गई है, वो एक अलग है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ अपने हिसाब से कि कहीं न कहीं, जैसा विजय भाई ने कहा, बहुत कहा कि मुलायम सिंह के लिए श्रद्धा सुमन भाजपा ने सपा से ज्यादा किए, तो वहां के लोग भी ये देखेंगे कि हम कितने श्रद्धा सुमन। बीजेपी 24 के लिए ज्यादा जोर आजमाइश कर रही थी। निश्चित रूप से जो कुछ है वो सब 24 का, पूरा खेल 24 का है। अब ये एक टेस्ट पीस है, देखिए क्या नतीजे आते हैं। मुझे लगता है कल शाम तक सारे नतीजे साफ हो जाएंगे। अशोक जी, आपका फाइनल कमेंट क्या लगता है? डिंपल यादव का मार्जिन कितना होगा, कितना नहीं होगा? कहाँ दिक्कत हो सकती है डिंपल यादव को, या कुछ आपको फायदे में लग रहा है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए फिलहाल? तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए ये फायदा है कि पूर्व में भी वो दूसरी सीटों से भले रहे हो, लेकिन वह चुनाव लड़ते रहे और सांसद बन के जीतते रहे, तो उनके लिए कोई नया नहीं है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से 3 प्रत्याशियों को पैनल भेजा था, उसमें साक्य थे, और उसी को शायद कोई टिप ऑफ हुआ होगा। तो चुनाव से एक दिन, घोषणा होने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष साक्य को ही बनाया था। तो वो साक्य वोट का सिग्निफिकेंस है। और उस फोल्ड में जो भी कुछ होता है, यादव वर्सेज होता है या यादव फैमिली के वर्सेज होता है, जो इस बार बिल्कुल दूसरी तरह से, इस बार चुनाव का मतलब चुनाव है। चुनाव में कड़ाई तो होती थी, पहले होता था कि चुनाव का मतलब है कि यादव जी रे सब चारों तरफ उनका हर बूथ से लेकर सब उनका कब्जा रहता था। वो नहीं हो पाया है, वो उनको आपत्ति रही होगी, क्योंकि अखिलेश यादव को उस काल में भी होता था भाई बिल्कुल होता था। मैं तो बहुत आराम से आरोप भी लगाती है कि निर्विरोध चुन ली गई थी डिंपल यादव जब अखिलेश नॉमिनेशन फॉर्म नहीं जमा करने दिया गया था, रास्ते से उसको प्रत्याशी को हटा लिया गया था, रोक लिया गया था, लेट करा लिया गया था। वो सब चीजें सामने है, ऐसा नहीं है।
और जो वहां से उधर उनको क्या नाम है महेंद्र प्रताप सिंह जो महेंद्र सिंह जो ये क्या नाम है आगरा वहां से एमएलए रहे, उनको उसी समय समाजवादी पार्टी में जोड़ा गया था क्योंकि वो उनके उस वोट्स को बदावर वोट्स को राजपूत वोट्स को इफेक्ट करते थे। तो काम सब किए गए थे और करने भी चाहिए। देखिए राजनीति के अंदर जब चुनाव एक अंतिम होता है उसके लिए अगर आपने कुछ व्यवस्था नहीं की, बचा रही सीट आपके हिसाब से? मैं अभी नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अब वोट जनता ने डाला है, लेकिन हाँ इतना बहुत आराम से कह सकते ऐसा मेरे को नेक टू नेक वोट पहली बार मतलब ये चुनाव देखा है। प्रमोद सर, आप बता दीजिए मुझको, आखिरी सवाल, बीजेपी के लिए कहाँ क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा अगर 2-1 स्कोर होता है, मैनपुरी सपा की और 2 इनकी, या तीनों अगर बीजेपी ले जाए या सपा कामयाब होती है कहीं ना कहीं अपनी साइकिल चलाने में, ये क्या नैरेटिव जाएगा? देखिए ये बात सही है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव महत्वपूर्ण एक संदेश और संकेत देने का काम तो करेंगे ही करेंगे। जहां तक मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है उसकी यूं बेवजह नहीं लगाई है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी के अटूट गढ़ रहे हैं, और आजमगढ़ में तो 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हारा वहां। तो और रामपुर जो आजम खां 37 साल से वहां पर काबिज थे और दूसरा कोई खड़ा जीत नहीं पाता था। तो ये एक संदेश भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि 24 के इलेक्शन में अगर मैनपुरी को सीट को हमने जीत लिया तो चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो ही मजबूत पार्टी और आमने सामने है, तो फिर एक ये परसेप्शन बन जाएगा कि समाजवादी पार्टी अब खत्म हो चुकी है, समाजवादी पार्टी के जितने गढ़ थे वो सब टूट गए हैं, अब समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। तो वो भारतीय जनता पार्टी और राजनीति परसेप्शन की होती है, तो वो परसेप्शन अगर ये समाजवादी पार्टी हार जाती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा परसेप्शन बढ़ेगा जो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद होगा। लेकिन आजमगढ़ और रामपुर वहां की स्थितियां और मैनपुरी की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। ये आसान नहीं है कि जो वहां चाहे योगी जी और चाहे मोदी जी वहां चले जाए, और आसान नहीं है इतनी जल्दी कि वहां उस सीट को भेद लें। बिल्कुल आसान नहीं होगा और परसेप्शन की लड़ाई है। और इसी से जोड़ते हुए आखिरी सवाल विजय जी आपसे भी, ये परसेप्शन समाजवादी पार्टी के लिए क्या है? अगर सीट डिंपल यादव बड़े मार्जिन से निकाल लेती हैं और इसमें समाजवादी पार्टी अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाती है, आपको लगता है एक परसेप्शन सपा का जो बनता जा रहा है उसके लिए कितना जरूरी है और इसका आकलन आप कैसे करेंगे? देखिए मैं मानता हूं मैनपुरी में सपा की चित भी सपा की है, पट भी सपा की है। अगर डिंपल लूज करती है चुनाव तो ये माना जाएगा कि प्रशासनिक मशीनरी की जीत है, बीजेपी की जीत से ज्यादा क्रेडिट जाएगी रूलिंग पार्टी की जो दबाव उन्होंने बनाया जैसा आरोप लगा है उसकी। तो इससे एक सिंपैथी अखिलेश के फेवर में उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में पैदा होगी कि मुलायम सिंह की सीट को भी बीजेपी ने पूरा फाइट किया और अखिलेश ने जिस तरीके से घर घर जाके प्रचार किया, तो इस बार किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अखिलेश ने कम मेहनत की। दूसरा, परिवार की एकता की बात है तो वो भी एकजुट हो गया। तो उसकी से अगर वो चुनाव लूज करती है सपा तो पूरे प्रदेश में उनको एक सिंपैथी मिलेगी और जो बीजेपी के खिलाफ की ताकतें हैं वो ज्यादा रणनीति और ज्यादा एकता दिखाएंगी 2024 में। और अगर जीतते हैं तो उनका मनोबल बढ़ेगा, लेकिन वो फिर जीत सहानुभूति की मान ली जाएगी और ये समझा जाएगा कि समाजवादी पार्टी, ये मुलायम सिंह की सीट थी, ये तो जीती हुई सीट थी, समाजवादी पार्टी ने इतनी सख्ती के बावजूद जीत लिया तो उनकी जीत बनती थी। मुझे लगता है पॉलिटिकल जो मैसेज जाना है वो इस तरीके का ही जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनता के बीच विभाजन है, कोई और पार्टी नहीं है, 2 पार्टियां हैं, भाजपा और सपा। कांग्रेस और बसपा डिसअपियर हो चुकी हैं और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो सपा के साथ हैं और जो बीजेपी को जिताना चाहते हैं वो बीजेपी के साथ हैं। कहीं ना कहीं जो जनता और वोटों का जो बिखराव है वो भी अब साफ हो चुका है, क्योंकि 2 ही पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ताकत लगाती नजर आती है। मैनपुरी का चुनाव भले ही समाजवादी पार्टी की साख का सवाल हो, मार्जिन कितना होगा, डिंपल यादव जीत पाएंगी या जीतेंगी तो क्या मार्जिन होगा, ये सब तो इतिहास के पन्नों में जाएगा। लेकिन एक बात जरूर जाने वाली है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पहली बार देखा गया कि किस तरीके से एक सीट को लेकर के दोनों प्रमुख विपक्षी और पक्ष दल ने लगातार अपनी आवाज को उठाया, हर तरीके के हथकंडों को भी अपनाया। लेकिन अब जनता का क्या फैसला है वो तो नतीजे बताएंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाले समय में ये 3 सीटें सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर डालने जा रही हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।